हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक। आप सभी को पता है हम लोग एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, जो हमारे पास डेवलपमेंट के मेन सोर्स हैं उनमें हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं। आज हमें बात करनी है प्राइमरी और फाइनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि जो एनर्जी के प्राइमरी सोर्सेज हैं और जो फाइनल सोर्सेज हैं उनके बारे में बात करनी है। ठीक है, कहता है हमारे पास एक डिफरेंशिएशन है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्राइमरी सोर्स क्या है और फाइनल सोर्सेज क्या होते हैं। कहता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल एज फ्री गिफ्ट। ये नेचर से हमें फ्री गिफ्ट में मिलते हैं, जैसे कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, गैस, ये सब हमें नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, फ्री गिफ्ट हमारे लिए। जबकि फाइनल सोर्स कौन से हैं? ये फाइनल सोर्स ऐसे नॉन अवेलेबल सोर्स हैं जो हमें फ्री गिफ्ट के तौर पर नहीं मिलते, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कोल एज इनपुट। हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोयले का इस्तेमाल करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट में कहता है प्राइमरी सोर्सेज दीज आर डायरेक्टली यूज्ड एज एनर्जी इनपुट फॉर द प्रोडक्शन, कि इनको डायरेक्टली इनपुट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। जबकि जो फाइनल सोर्सेज हैं, कहता है ये इनको प्रोसेस करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज से इनको गुजारना पड़ता है एनर्जी इनपुट्स बनाने के लिए। ठीक है, आगे कहता है दीज सोर्सेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि हम इनको अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के तौर पे इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोयले को हम लोग बिजली में कन्वर्ट कर लेते हैं। जबकि जो हमारे पास फाइनल सोर्सेज हैं ये फाइनली पहले से ही रेडी है, इनका बस फाइनली इस्तेमाल हो पाएगा, कुछ और इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, कहता है जो हमारे पास कोल का, हम लोग जो साइड में हमारे पास बच्चे एबिलिटी जोन है वहां से कुछ पढ़ लेते हैं। कहता है ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1951 एंड द एंड ऑफ सेंचुरी कंजम्पशन ऑफ कोल हैज बीन राइजन नियरली 10 टाइम्स, कि 1951 से लेके सन 2000 के आसपास तक की बात कर रहा है बच्चे, वो 50 साल की, कि जो कोयले की डिमांड है ना, कोयले की कंजम्पशन है, वो 10 गुना तक इंक्रीज हो चुकी है बच्चे। ठीक है, जो उसका नॉन कमर्शियल यूज था कोयले का, वो कंजम्पशन थी, वो एकदम से कम हुई है इन फेवर टू इट्स कमर्शियल यूज, कि जब से कमर्शियल यूज हुआ है तो नॉन कमर्शियल जो यूज है उसका कोयले का वो कम हो गया है बच्चे। ठीक है, प्रेजेंटली कोल इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया, कि जो आज के टाइम पर कोल एक प्रिंसिपल सोर्स है कमर्शियल एनर्जी का हमारे देश के अंदर। ठीक है भाई, आगे कहता है वो कि जो पैटर्न है एनर्जी का इंडिया के अंदर, पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन सी एनर्जी किस अकॉर्डिंग यूज होती है। कहता है पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन रेफर टू परसेंटेज यूज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि हम लोग कितने अलग अलग टाइप की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, उनकी परसेंटेज हमें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, कहता है सबसे पहले की बात करता है कि जो कॉमन यूनिट है हमारे पास, कहता है कि डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू सम कॉमन यूनिट्स, कि हर एक सोर्स से मिलने वाली एनर्जी को हम लोग कॉमन यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिफरेंट सोर्सेज कौन से कहता है उसको कन्वर्ट करते हैं मेनली MTOE में, मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। उन सब एनर्जी, जैसे हमें सूरज थर्मल पावर प्लांट से कितनी एनर्जी मिली है, ठीक है, हमें सन से कितनी मिली है, हमें कोयले से कितनी मिली है, इन सब की एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इक्विवेलेंट रखते हैं किसके, मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट को 1 मिलियन टन ऑफ ऑयल के बराबर रख के चलते हैं कि कितनी एनर्जी वहां से प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, आगे कहता है वो कि जो ये पैटर्न है ये समय के साथ बदलता रहता है। पहले कहता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कहता है ये सब उसके अंदर आते हैं, जो इनका पैटर्न था। ठीक है, इनका जो रिवर्सल ऑफ देयर यूज पैटर्न, नॉन कमर्शियल यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज विच वाज मोर देन 1/3 36% इन 1953 to 54, के जो ये नॉन कमर्शियल यूज थे ना, ऐसे जो प्राइमरी सोर्सेज थे उनका 36% तक का, कहता है 1/3 अप्रॉक्स 36% 1953-54 में था, जो आज के टाइम पर इंक्रीज हो चुका है 1/3 से वो 3/4 तक इंक्रीज हो चुका है 2015-16 के डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे कहता है जो नॉन कमर्शियल यूज ऑफ प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जंप्ड फ्रॉम 1/3 टू 3/4, कि ये 1/3 से इंक्रीज होके 3/4 तक ये पहुंच चुके हैं। मतलब पैटर्न चेंज हुआ है, पहले कमर्शियल एनर्जी जो प्राइमरी सोर्सेज थे उनका कमर्शियल एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कम होता था, अब उनका इस्तेमाल ज्यादा होने लग गया है। ठीक है, आगे कहता है वो हमारे पास
कि डायरेक्ट फाइनल कंजम्पशन ऑफ कोल रेफरिंग टू नॉन कमर्शियल यूज हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस, कि जो डायरेक्ट फाइनल कंजम्पशन है कोयले की वो एकदम से कम हुई है। कारण क्या? परसेंटेज ऑफ टोटल इवन व्हेन टोटल कंजम्पशन ऑफ कोल हैज राइजन नियरली फैक्टर ऑफ 10, कि जबकि कोयले की जो टोटल कंजम्पशन थी, जो टोटल कंजम्पशन है कोयले की कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, वो 10 गुना बढ़ चुकी है। और उस 10 गुना में नॉन कमर्शियल में बहुत बड़ा चंक कम हुआ है, रिड्यूस हुआ कंजम्पशन। मतलब बड़ी कहां पर है? बड़ी सारी की सारी वो कमर्शियल यूज में है। ठीक है, कहता है हमारे पास कुछ डेटा है कि कंजम्पशन की बात बता रहा है वो कोयले की, कि 824 मिलियन टन 2014-15 का डेटा है, कंपेयर टू 95 मिलियन टन ऑफ 1980 से 81, कि 1980 और 81 में 95 मिलियन टन कोयला इस्तेमाल किया जाता था कंजम्पशन के लिए, और आज 2014-15 में 824 मिलियन टन कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, आगे कहता है our consumption of oil has considerably increased over time, for which we are largely depend upon oil rich Gulf countries, के जो हमारी ऑयल की कंजम्पशन है वो लगातार इंक्रीज हुई है, जिसके कारण हमें गल्फ कंट्रीज के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहना पड़ा है। ठीक है, ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। कहता है इलेक्ट्रिसिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज substantially increase over time 500 टाइम इन स्पैन ऑफ 65 ईयर 65 ईयर, के जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है वो पिछले 65 सालों में 500 गुना तक इंक्रीज कर चुकी है। बच्चे, कितना बड़ा चेंज आया है। ठीक है, कहीं ना कहीं कहता है जो इलेक्ट्रिसिटी का है इंडस्ट्रियल सेक्टर कंटिन्यूज टू हाईएस्ट कंपेयर्ड, के जो हमारे तीनों सेक्टर है ना, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टेरेस्ट्री सेक्टर है, इन तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा एनर्जी कहां इस्तेमाल होती है? वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है बच्चे, आगे बात करता है वो कि सेक्टरल शेयर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, कि कौन कौन से सेक्टर में कितनी एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। हमारे पास मेनली 3 सेक्टर हैं, दो सेक्टर हाउस होल्ड, और हमारे पास कहता है देखो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज मेंटेन्ड इट्स सुपरमेसी। आपने ये पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर है या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी सुपरमेसी लगातार बरकरार है, वहां पर एनर्जी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, कहता है अदर सेक्टर से अगर कंपेयर किया जाए, ट्रांसपोर्ट से, एग्रीकल्चर से, हाउस होल्ड से, तो कहता है नियरली 37.8% ऑफ टोटल कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल एनर्जी कंपेयर टू 22%, के जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सिर्फ 22% एनर्जी कंज्यूम की जाती है, और सेकेंडरी सेक्टर में वो 37.8, और आगे कहता है 21.9% कंजम्पशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर और 24.3 इन हाउस होल्ड सेक्टर। ये हमारे पास कुछ डेटा है। इन सब में सबसे ज्यादा किसका बच्चे? इंडस्ट्रियल सेक्टर का, कितना? 37.8%। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल एनर्जी इज वेरी लो इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, वहां पर एनर्जी की कंजम्पशन सबसे कम है। वो कितनी है? 21.9% है। ठीक है भाई, आगे कहता है कि समय के साथ जो ये परसेंटेज हमारी गिरती जा रही है एनर्जी की ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, और जो शेयर है इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। कहता है ये एक एग्जाम्पल है या फिर ये एक इशारा है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी एक्सपेंशन को लेके कि वो लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, कहता है इन इंडिया अ शिफ्ट फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्री टू फैक्ट्री सिस्टम प्रोडक्शन, कि जो हमारी हाउस होल्ड इंडस्ट्री से अब वो फैक्ट्री सिस्टम की तरफ ज्यादा चेंज करता जा रहा है। ठीक है, आगे बात करता है अमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ पावर जनरेशन, कि हमारे पास जो पावर जनरेशन के अमर्जिंग चैलेंजेस हैं, और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हमारे अभी पावर जनरेशन के बीच में आ रहे हैं, जहां पर हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। ठीक है, कहता है पावर एक आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कहता है स्कॉलर्स ने कहा है ऑफन रिलेट ग्रोथ रेट टू पावर जनरेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, कि जो हमारी पावर जनरेशन की ग्रोथ रेट है ना उसको कंपेयर करते हैं किससे? हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट से। अगर पावर जनरेशन की ग्रोथ रेट ज्यादा है तो सीधी सी बात है हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो भी ज्यादा होगी। इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला कहता है, देखो कुछ पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, कि इनएडुकेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि हमारे यहाँ पर एक अनियंत्रित रूप से बिजली की जनरेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो बहुत अनएडुकेट रूप से हो रही है। देखो थर्मल पावर प्लांट से अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पर 715.420 जो हमारे पास बिलियन यूनिट्स है वो प्रोड्यूस की जा रही हैं।
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से 104। आप लोग देखो थर्मल से कितनी ज्यादा 715, और कहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 104। न्यूक्लियर से मात्र 25.269। और भूटान इंपोर्ट्स, आप सभी को पता है भूटान में बहुत ज्यादा रिवर्स हैं बच्चे। वहां पर हमारे देश ने क्या कर रखा है कि सरकार के साथ मिलकर वहां पे उनकी नदियों पर अपने बांध बना रखे हैं, और वहां से हम बिजली को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो भूटान से इंपोर्ट किया जाता है, तो वो कितनी है 4.353 हमारे पास बिलियन यूनिट्स है हमारे पास, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जबकि हमारे यहाँ पर कंजम्पशन की बात की जाए, कहता है बट डिमांड एक्सीड सप्लाई, जो सप्लाई है यहाँ पर वो टोटल है 849.23 बिलियन यूनिट्स की, जबकि जो डिमांड है वो इससे भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हम लोग प्रेजेंट ईयर की बात करें, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो 2.1% शॉर्टेज रही है किसकी, एनर्जी की। ठीक है, उसमें उसके कारण क्या बच्चे, एक तो लोड, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लोड है जो बहुत ज्यादा है, वोल्टेज बहुत थोड़ी रहती है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, बार बार जो बिजली आती है कम आती है जाती है, पावर कट्स बहुत ज्यादा लगते हैं। ये कहीं ना कहीं बच्चे एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, आगे कहता है वो लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, के जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बहुत थोड़ा है। कारण के बच्चे उसके अंदर देखो, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है एज इंडिकेटेड प्लांट लोड फैक्टर, PLF, कहता है जो हमारा प्लांट का लोड फैक्टर है ना, उसको इक्वल में करता है कि PLF इक्वल टू एनर्जी जनरेटेड डिवाइड बाय एनर्जी कैपेसिटी, कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई है डिवाइड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी, और कितनी वो कर सकता था। वो अभी भी कैपेसिटी हमारी बहुत कम है, मतलब हमारे पास बिजली को प्रोड्यूस करने के साधन बहुत थोड़े हैं। ठीक है, 2016-17 का डेटा है कि नियरली PLF जो प्लांट लोड फैक्टर है वो नियरली 60% है। ठीक है, इट मीन्स जस्ट 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल, बाकी व्यर्थ में चली जाती है। मतलब जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हमें 100% एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो उसका सिर्फ 61% ही हम लोग यूज कर पाते हैं, बाकी वो प्लांट के अंदर ही वेस्टेज हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में हमारी कुछ ना कुछ कमी है, जिसको हमें चेंज करना है। थर्ड पॉइंट में कहता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हमारे पास ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बिजली को हर घर तक पहुंचाने के लिए, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहता है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं हमारे देश के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी आर क्लोज टू ट्यून ऑफ 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, के जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसमें 50% तक का क्या है वो बंद होने लायक कंपनियां बच्चे ऐसी हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री इट इज मोर देन 20%, इन मोस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री इट इज, कि बहुत सारे राज्यों में ऐसा है कि वो 20% से भी ज्यादा है। बट ड्यू टू अवर, कारण क्या बच्चे, हमारी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, ड्यू टू प्रिविलेज इन्वॉल्विंग इन ऑफिशियल स्टाफ, कि जो हमारा ऑफिशियल स्टाफ है वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और घपलेबाजी इसमें करता रहता है। ठीक है, आप बिजली चोरी करते हैं वो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बच्चे। ठीक है, उसी के कारण तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फर्क आते हैं हमारे पास। ठीक है, आगे कहता है लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कि जितने भी हमारे पास ये बिजली बोर्ड है उनके लगातार जो लॉस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कारण क्या, लोग बिजली चोरी करते हैं, बिल भरते नहीं, अब उनको तो लॉस ही होगा बच्चे। ठीक है, हमारे पास काफी सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऐसे जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, एक तो सरकार की मोनोपोली उनमें, अब वो मोनोपोली धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, फिर भी हमारे आप लोग हमें बताएंगे, अभी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे बच्चे, आप जहां पर रहते हैं, जिस राज्य के अंदर आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहां पर बिजली आपूर्ति करता जो बिजली जहां से आपको मिलती है, उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आप नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे कि आपको जो बिजली प्रोवाइड करता है उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नाम क्या है, पूरा नाम मुझे लिख के बताएंगे बच्चे। ठीक है, कहता है हमारे पास 2016-17 का डेटा है कि बोर्ड, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो 40,295 करोड़ का लॉस झेल रहे हैं अभी तक। ठीक है, कारण बच्चे उसके पीछे आप सभी को पता है कि जब बिजली चोरी, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग कोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन, के बिजली को जब वो ट्रांसमिट करती है, कहीं आंधी का तार टूट के, ठीक है, कहीं पोल गिर गए बच्चे, फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की फ्री की सप्लाई हो रही है बच्चे, ये कुछ हमारे पास कारण बनते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कोपिंग विद द चैलेंजिंग ऑफ पावर जनरेशन, के हम लोग जो पावर जनरेशन है उनसे चैलेंज कैसे कर रहे हैं, उनके चैलेंज को कॉपी कैसे कर रहे हैं, मतलब उनसे लड़ कैसे रहे हैं। पहले जो पावर जनरेशन हमारी कैपेसिटी या प्रोडक्शन, उसको अगर इंक्रीज करते हैं तो हम उससे अच्छे तरीके से उससे लड़ सकते हैं और अपनी डेवलपमेंट को कर सकते हैं। जो प्लांट लोड फैक्टर है उसको इंप्रूव करके, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं उनको
कम करके, ज़्यादा कम करके, ठीक है भाई। आगे कहता है इम्प्रूव सप्लाई ऑफ इनपुट टू पावर प्लांट, कि जो इनपुट सप्लाई है पावर प्लांट की उसको इम्प्रूव करके, और एनकरेज प्राइवेटाइजेशन एफडीआई इन पावर जनरेशन। अगर हम अपने पावर जनरेशन में अगर एफडीआई या फिर प्राइवेटाइजेशन को इंक्लूड करते हैं तो हम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को जो नुकसान हो रहा है उससे बच सकते हैं और उसको रिकवर कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। चैप्टर अभी और रहता है बच्चे ये, ठीक है। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरी हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।